नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर की तह तक में खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में लोकसभा चुनाव का शोर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करने के बाद और भी ज्यादा इस चुनाव में गर्माहट आ चुकी है और इसी के साथ अलग अलग राज्यों में अभी उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन चल रहा है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक दूसरे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता तीखे वार पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का नोटिस मिलने पर कांग्रेस बीजेपी पर जमकर बरस रही है तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान इस वक्त उत्तराखंड के पौड़ी लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा राजनीति गर्म है। कांग्रेस ने यहां से गणेश गोदियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। गणेष गोदियाल चुनावी प्रचार में जुटे और इसी बीच उनको महाराष्ट्र से इनकम टैक्स का नोटिस मिला। ये नोटिस उनकी पत्नी को दिया गया और इस नोटिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर षड्यंत्र करने के आरोप लगाए तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि नोटिस पुराने हैं और अब इन नोटिसों का हवाला देकर गणेश गोदियाल चुनाव में सहानुभूति चाहते हैं। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि नोटिस 19 मार्च के हैं, मेरे पास प्रमाण है। अगर महेंद्र भट्ट को लगता है कि मैं सहानुभूति का हकदार हूं तो जनता मुझे सहानुभूति दे रही है, तो इसमें बीजेपी को परेशान नहीं होना चाहिए। आज महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों, कल का दिन बीच परसों 19 तारीख के नोटिस हैं और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो जो बातें वहां मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये नोटिस प्रमाण है कि ये ताजा उदाहरण है। और दूसरी बात, महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि मैं सहानुभूति बटोरने के लिए इसको फैला रहा हूं। तो भट्ट जी, अगर मैं जनता की सहानुभूति का हकदार हूं तो जनता से वो सहानुभूति आप नहीं छीन सकते। जो मेरे लिए जनता में सहानुभूति है उसको आप नहीं छीन सकते। आजकल कांग्रेस के लोग गणेश गोदियाल जी के इनकम टैक्स के विषय को लेकर कुछ विषय को रख रहे हैं। अब जितनी जानकारी मैं जुटा पाया, मुझे पता है कि अनिल बलूनी जी मेरे साथ युवा मोर्चे के महामंत्री थे और वो उत्तराखंड में काम कर रहे थे। उसी दौरान उस समय की जो श्रीनगर विधानसभा है, जो पौड़ी विधानसभा थी उसमें, तो डॉक्टर निशंक चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का। तो हमको बताया कि पौड़ी से कोई बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बॉम्बे से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे उनके विजय रेमर उत्तराखंड में आए हैं। लेकिन इनकम टैक्स के अपनी पद्धति होती है। इनकम टैक्स टाइम पर रिटर्न भरना पड़ता है, उसके संग सारे विषय यथा फॉलो करने पड़ते हैं। अब बहुत उन्होंने प्रयास किया कि लोग जाने नहीं कि बॉम्बे से आया हूं। इतने वर्षों के बाद बार मुझे नारा उन्होंने लगाया कि मैं पहाड़वासी, दूसरा दिल्ली वासी। तो आखिरकार जो तथ्य होते हैं वो तथ्य देर से तो बाहर आते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि खुद पीड़ित बनकर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली भी जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इस वक्त देश में इनकी बहुत ज्यादा चर्चा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रात में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फिर लगातार विपक्ष की तरफ से ईडी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इनकम टैक्स को लेकर भी वक्त वक्त पर सवाल उठते रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर। गणेश गोदियाल की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है कि उनको जो नोटिस भेजे गए हैं वो चुनाव से प्रेरित होकर राजनीतिक देश की भावना से भेजे गए हैं और सहानुभूति उनको मिल सकती है, इस तरह की बातें महेंद्र भट्ट कह रहे हैं। तो क्या इस तरह की चीजों के बाद भी सहानुभूति मिलती है और इसका राजनीति में क्या असर होता है? जो नोटिस गणेश गोदियाल को भेजे गए हैं, क्या ये वाकई में माहौल को, उत्तराखंड के माहौल को गरमा रही हैं, राजनीतिक माहौल को, या सिर्फ चर्चाएं हैं? डॉक्टर नासिर, देखिए सबसे ज्यादा चर्चाओं में है पौड़ी सीट इस वक्त। क्योंकि गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ पर और पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। गणेश गोदियाल बड़े नेता माने जाते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के। इसके साथ ही क्योंकि अनिल बलूनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं वहां पर, अनिल बलूनी भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, तो ये सीट इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। और चर्चा इस बात की है कि गणेश गोदियाल जो आरोप लगा रहे हैं कि उनको इनकम टैक्स का नोटिस दिया गया है, उनकी पत्नी को 3 नोटिस दिए गए। और क्योंकि ये नोटिस 19 मार्च को गणेश गोदियाल के पास आए थे, उन्होंने बताया था 20 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाए कि
बीजेपी उनको परेशान करना चाहती है अपने एजेंसियों के माध्यम से, क्योंकि महाराष्ट्र से जब इनकम टैक्स का नोटिस उनको आया तो 19 मार्च की डेट उन्होंने शो की थी कि 19 मार्च को उनको नोटिस मिले हैं। उनके घर पर इनकम टैक्स के ऑफिसर्स गए थे और यहां तक भी आरोप है कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वो सार्वजनिक तौर पर नहीं कह सकते इस बात को। तो ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि पौड़ी की जो सीट है वो कांग्रेस जीत रही है। तो इस तरह के आरोप उन्होंने 20 मार्च को लगाए थे, लेकिन इस पर बीजेपी ने अपना जवाब दिया है। बीजेपी ने पलटवार किया है कि गणेश गोदियाल जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है, और जिन नोटिस की गणेश गोदियाल बात कर रहे हैं वो नोटिस तो मनमोहन सरकार के वक्त के हैं। क्योंकि गणेश गोदियाल, यहां बताना जरूरी होगा, गणेश गोदियाल एक बिजनेसमैन भी है, ना सिर्फ वो पॉलिटिशियन तो है ही उत्तराखंड के, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है। महाराष्ट्र और दिल्ली में उनके बिजनेस चलते हैं। तो अब जो नोटिस मिला है वो महाराष्ट्र की ओर से मिला है, जहां उनके बिजनेस है। तो इनकम टैक्स का ये नोटिस है, उसको लेकर के हवाला गणेश गोदियाल ने दिया। लेकिन इस पर बीजेपी ने कहा है कि भाजपा इस तरह के काम नहीं करती है, और जो एजेंसियां हैं ये काम, क्योंकि एजेंसियों का रूटीन वर्क होता है, किसके ऊपर कार्रवाई करनी है, किसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है, किसको कब तलब करना है, तो ये तमाम बातें एजेंसियों के ऊपर निर्भर करती है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं। और दूसरा उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि ये जो नोटिस गणेश गोदियाल दिखा रहे हैं ये तो मनमोहन सरकार के नोटिस है उनके ऊपर। उस वक्त तो उन्हीं की सरकारें हुआ करती थी, केंद्र में भी और राज्य में भी, और ये बेवजह के आरोप है। गणेश गोदियाल डर रहे हैं और वो सहानुभूति चाहते हैं नोटिस को दिखा करके। तो इस पर गणेश गोदियाल ने भी ये कहा है कि जनता की सहानुभूति अगर उनके साथ है तो बीजेपी से छीन नहीं सकती है। उनको सिर्फ परेशान करने के लिए ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, उससे भाजपा डर रही है। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप इस वक्त इस सीट पर लग रहे हैं। ना से बहुत शुक्रिया राव शफात अली इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। देश में इसी तरह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद और ज्यादा दिल्ली की सियासी हवा बहुत गर्मा चुकी है। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कल रात गिरफ्तार किया गया। शराब नीति मामले में केजरीवाल गिरफ्तार हुए। ईडी की टीम उनके घर पहुंची। 2.5 घंटे तक अरविंद केजरीवाल के घर में ईडी की टीम रही और फिर खबर आई कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि ईडी ऑफिस में अभी लॉकअप में है अरविंद केजरीवाल। ईडी मुख्यालय में केजरीवाल का मेडिकल हुआ। आज अरविंद केजरीवाल से पहले राउंड की पूछताछ होनी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से तीखे बयान सामने आ रहे हैं और इसको बताया जा रहा है कि ये सब कुछ चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश हो रही है अरविंद केजरीवाल को। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली की शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया था, रात को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने कहा कि शराब नीति 2021-22 अब खत्म हो चुकी है। जो अब खत्म हो चुकी है उसको लागू करने के लिए दक्षिण के व्यापारियों और राजनेताओं की एक ग्रुप से आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के सबूत मिले हैं। क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, वो आप सुनिए। जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए। हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। और इन कदमों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को, जिस शख्स ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया, आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से
यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा, और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। और इस वक्त की एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रात को सुनवाई से इनकार कर दिया था। आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी, और आज कोर्ट में केजरीवाल को पेश करेगी ईडी। पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर तीखा निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में पोस्ट किया। विपक्ष ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया। राहुल गांधी ने लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी आसुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो चुकी है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि रोज जीत का झूठा दम्भ भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर सच में जीत का भरोसा होता तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले निशाना नहीं बनाया जाता। सच है कि भाजपा आने वाले समय में चुनाव हार रही है। नेताओं की तरफ से आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, वो भ्रष्टाचार का एक बहुत ही गंभीर मामला है। बार बार ईडी के समन्स का इन्होंने उपस्थित होने से इनकार किया। ये भी कमाल है कि एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेते हैं संविधान और कानून के अनुसार आचरण की, वो भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में भाग रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कोई राहत तो नहीं दी उनको। और ये मामला कितना गंभीर है, इसकी परत दर परत उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री 8-10 महीने से जेल में है, उनके एक सांसद जेल में है, जो दक्षिण भारतीय एंगल है कविता जी, वो भी रिमांड पर हैं। वो सारी बातें सामने आ रही हैं। तो मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है, तो मैं कहूंगा इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है, और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। यह बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग और इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको, आप क्या कुछ कह रहे हैं। वॉक कराता है, 80-85 साल की उनकी उम्र है, 2 बच्चे हैं,
आपने अरविंद जी को गिरफ्तार कर लिया, रात को आप उनको ले गए, परिवार अब घर पे है। जो एक न्यूनतम मानवीयता है वो ये है कि परिवार के जो रिश्तेदार हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री थे, वो अरविंद जी की पत्नी से, माता पिता से, बच्चों से मिलके कम से कम ये तो कहेंगे कि माताजी पिताजी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। केंद्र सरकार ने इतनी नैतिकता गिरा दी, कल से अरविंद जी के परिवार को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। क्यों? ताकि ये मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट, ट्रॉमा उनको रहे कि देखिए हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया तो आज दुनिया में कोई हमारे पास मिलने भी नहीं आ रहा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम केंद्र सरकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री के 85 साल के बूढ़े मां बाप के साथ खेल रही है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली हरकत तो अंग्रेजों ने भी कभी नहीं की होगी। भगत सिंह भी गिरफ्तार हुए होंगे तो उनके मां बाप जो है लोगों से मिल सके होंगे। दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहां अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। ये बात हम मीडिया में इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग इसके लिए आवाज उठा सकें, क्योंकि हमारी बात तो अब केंद्र और एजेंसियों ने सुननी बंद की हुई है। बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत है? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। ईडी आखिरी वक्त तक ये कह रही है कि कोई 100 करोड़ का लेन देन आम आदमी पार्टी से कथित तौर पे साउथ ग्रुप ने किए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है। मैं आपको आज मनी ट्रेल सबूतों के साथ सामने रखता हूं। आरोप आम आदमी पार्टी पे है, मगर मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी की साबित हो गई। आज कल जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भारतीय जनता पार्टी को किस किस ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया ये डिस्क्लोज हुआ, तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से हुई है। और इसी के साथ साथ लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके रिश्तेदारों को नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको मेंटल ट्रॉमा में भी डाला जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस के 6 बागी विधायक थे वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने की सूचना है। कल गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से बागी विधायकों ने दिल्ली में मुलाकात की थी। हालांकि ये पहले से ही चर्चाएं थी कि वो बागी विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि जो उपचुनाव होने वाला है, क्या उस उपचुनाव के लिए इन बागी विधायकों को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाएगा? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बागी विधायकों का राजनीतिक भविष्य क्या नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अटकलों का दौर वो चला हुआ है, तो पहले से ही चला हुआ था कि अब भाजपा में शामिल होने वाले हैं ये सभी विधायक, तो अब दिल्ली में मौजूद है। जानकारी यही है कि आज इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करना है और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो इसी के साथ यही सवाल अब उठ रहा है कि क्या इनको टिकट मिलेगा और उसी पर इनका राजनीतिक भविष्य तय होगा, या फिर इनके साथ बातचीत पिछले कल हुई है गृह मंत्री अमित शाह की भी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। इस दौरान बातचीत में क्या बातें निकलकर सामने आई है और क्या उसमें उनको आश्वासन दिया गया है? क्या उन्हें ये कहा गया है कि आपको टिकट देंगे, या उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि जब हमारी सरकार बनेगी, चाहे केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश की, तो आप
उस वक्त मान दिया जाएगा सरकार में। तो ये तमाम चीजें हैं, तो संभवतः उनके साथ कोई बातचीत हुई है। और जब इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उस दौरान भी, क्योंकि ये बीजेपी के संपर्क में थे और संभवतः उस वक्त भी उनके साथ कोई कमिटमेंट की गई। जानकारी यही है कि ज्यादातर को यही कहा गया है कि आपको चुनाव में उतारा जाएगा, टिकट दिया जाएगा। और अगर सुधीर शर्मा की बात करें तो उनको लेकर प्रबल चर्चाएं यही है कि कांगड़ा चंबा से लोकसभा का टिकट उनको दिया जा सकता है। तो इस तरह की तमाम विधायकों के साथ बातचीत हुई है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं कांग्रेस बीजेपी के पास, क्योंकि बीजेपी में भी इनको अब हम कह सकते हैं कि जिस तरह से समायोजन हो रहा है, तो कई ऐसे कदावर नेता हैं, मजबूत नेता हैं जिनका अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव है। तो क्या वो उन्हें स्वीकार कर पाएंगे? उनके जो समर्थक है वो क्या इन नए नेताओं को स्वीकार कर पाएंगे अपने विधानसभा में? ये एक जरूर सवाल है और इसको पार्टी अब किस तरह से पार पाएगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज जिस तरह की जानकारी है कि 6 बागी जो अयोग्य करार दिए गए हैं विधायक, इनको बीजेपी अपने जो है बीजेपी में शामिल करने वाली है। और इनमें ज्यादातर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और उसी संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर भी आते हैं। तो इसी वजह से वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और उसके साथ साथ आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए यही सवाल रहेगा कि टिकट कितनों को मिलते हैं, कितनों का भविष्य अधर में लटक जाता है या फिर सभी को टिकट दिया जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। जी नासिर, शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। हालांकि रात को भी तत्काल सुनवाई की मांग हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। ईडी पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश करेगा। कुछ और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। राजा पटेल, अब क्या अपडेट है? अरविंद केजरीवाल का जो मामला चल रहा है उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में किस तरह का माहौल है? बताया जा रहा है कि जगह जगह आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अब से कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, कार्यकर्ता है और सीनियर नेता है वो प्रदर्शन करेंगे। एहतियातन दिल्ली का जो आईटीओ मेट्रो स्टेशन है आज शाम तक 6 बजे तक बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की निगरानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर जिस तरीके से आज अब से कुछ देर पहले, क्योंकि ईडी के लॉकर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बंद है, तो ऐसे में कुछ देर पहले उनका मेडिकल हुआ है। जो तमाम जो डॉक्टर की टीम है वो ईडी दफ्तर पहुंची थी और वहां पर उनका मेडिकल हुआ है। आज पीएमएलए कोर्ट में ईडी की तरफ से उनकी पेशी होगी। पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कि जो लीगल टीम है वो भी सुप्रीम कोर्ट कल देर रात गई थी और आज एक बार फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। अब क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में रहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल जिस तरीके से शराब नीति घोटाले में दिल्ली के पहले जो मंत्री हैं, चाहे हम मनीष सिसोदिया की बात करें, वो भी जेल में बंद है। ऐसे में अब जो दूसरी गाज गिरी है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरी है, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा का ये जो मामला है कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया। तो ऐसे में क्या कुछ कोर्ट में, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ईडी पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी। तमाम जो तथ्य है कि किस आधार पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है वो रखेगी। अब भविष्य क्या होगा, क्या अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर कोर्ट और कोई सजा सुनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर अलग अलग राज्यों की, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में गुस्सा है, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से एक बड़ी गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हुई है, तो कार्यकर्ताओं में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया राजा पटेल इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और अब एक अहम खबर हरियाणा से। हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर। आज नए मंत्रियों को और सभी मंत्रियों को पोर्टफोलियो मिल सकता है। सीएम नायब सैनी कुछ देर में दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी चंडीगढ़ में मौजूद हैं। आज मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियो, उनके विभाग मिलने की संभावना है। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, किस वक्त ये सब कुछ हो सकता है, पोर्टफोलियो का आवंटन, और साथ में किसको कौन सा विभाग मिलने की संभावना है?
देखिए बिल्कुल नासिर, जिस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो पोर्टफोलियो दिए जाने हैं मंत्रियों को, क्योंकि 13 मंत्रियों का जो मंत्रिमंडल है वो बनाया गया है और खुद नायब सैनी जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो है 14वें जो है कैबिनेट के अंदर प्रमुख है। और ये कहा जा सकता है कि जो पूरा जो लिस्ट है इसको लेकर के वो तैयार कर ली गई है। और अभी तक ये माना जा रहा था कि जो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है, क्योंकि वो चंडीगढ़ से बाहर थे और इस प्रकार का जब मंत्रिमंडल के अंदर जो आवंटन किया जाता है विभागों का, उसके लिए राज्यपाल के सिग्नेचर आवश्यक होते हैं। कल रात राज्यपाल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भी यहां पहुंच जाएंगे। केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात दिल्ली के अंदर भी रही है और जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो फाइनल सूची है जो विभाग आवंटन को लेकर के वो तैयार कर ली गई है, जिसे आज संभावना जताई जा रही है कि आज जो है दोपहर बाद तक या शाम तक जो है वो जारी किया जा सकता है। मंत्रियों को भी इसका इंतजार है, उनके परिजन समर्थकों को भी इंतजार है और लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो 13 मंत्री बनाए हैं उन्हें क्या क्या विभाग यहाँ पर दिए जाते हैं। हालांकि कौन कौन से विभाग किसको दिए जा रहे हैं अभी इसको लेकर के संभावनाएं ही व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन आज शाम तक उम्मीद ये की जा रही है कि पुख्ता तौर पर किसको कौन सा विभाग मिलने जा रहा है ये साफ तौर पर जो है सूची जब सामने आएगी उसके अंदर पता चल जाएगा। शुक्रिया जितेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें, खबरें अभी तक के साथ चल लौटते हैं।